तूफान के बीच उतरती रानी। मुंबई, रात के करीब 12 बजे। लेकिन शहर सो नहीं रहा था। हर तरफ अफरा तफरी थी। कहीं सायरन बज रहे थे, कहीं लोग भाग रहे थे, कहीं पुलिस बैरिकेड लगा रही थी, और सबसे खतरनाक, कुछ जगहों पर टाइमर चल रहे थे। छुपे हुए अदृश्य। एक ही शहर में कई जगह। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, एक ऑफिसर ने घबराते हुए कहा। अगर ये सब एक साथ ब्लास्ट हुए। उसने बात पूरी नहीं की, क्योंकि सब जानते थे क्या होगा। उसी वक्त एक काली गाड़ी तेजी से उस इलाके में दाखिल हुई। गाड़ी सीधे बैरिकेड के सामने रुकी। पुलिस वाले तुरंत अलर्ट हो गए। रुको, आगे जाना मना है। दरवाजा खुला और वह बाहर उतरी। रुद्रानी। हवा जैसे एक पल के लिए थम गई। उसकी चाल में घबराहट नहीं थी, सिर्फ यकीन था। उसकी आंखें सीधी सामने, जैसे उसे सब पहले से पता हो। मैडम, आप। ऑफिसर कुछ बोलता उससे पहले रुद्रानी ने हल्का सा हाथ उठाया, और वह चुप हो गया। 3 मिनट, उसने शांत स्वर में कहा। बस 3 मिनट चाहिए मुझे। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। लेकिन अगर 3 मिनट में कुछ नहीं हुआ, रुद्रानी ने उसकी बात काट दी, तो आप जो सही समझे कर लीजिए। उसकी आवाज में ऐसा कुछ था कि कोई मना नहीं कर पाया। रुद्रानी आगे बढ़ी। उसने अपनी घड़ी देखी, टाइमर चालू। उसने धीरे धीरे आंखें बंद की, और फिर फोन निकाला, एक नंबर डायल किया। अब उसने सिर्फ इतना कहा, शुरू करो। शहर के अलग अलग कोनों में अचानक मूवमेंट शुरू हुआ। कुछ अनसीन लोग, जो अब तक भीड़ में घुले हुए थे, एक एक करके आगे आए। किसी ने बैग खोला, किसी ने वायर काटा, किसी ने डिवाइस डीएक्टिवेट किया, और हर जगह एक एक करके टाइमर रुकने लगे। 0:45, 0:30, 0:10, और फिर सब बंद। पूरा शहर एक सेकंड के लिए पूरी तरह खामोश हो गया। फिर लोगों ने धीरे धीरे सांस ली। कोई ब्लास्ट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मुंबई बच गई। ऑफिसर स्तब्ध खड़ा था। ये कैसे? रुद्रानी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। अब सेफ है, उसने बस इतना कहा। लोगों को घर भेज दो। दूर एक अंधेरी जगह पर विक्रांत स्क्रीन के सामने बैठा था। उसकी आंखों में पहली बार सख्ती आई। उसने स्क्रीन पर देखा, हर सिग्नल बंद, हर प्लान फेल। और तभी उसका फोन बजा। एक मैसेज। उसने खोला, तुम अब पीछे हट रहे हो। कुछ सेकंड वह स्क्रीन को देखता रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और स्क्रीन बंद कर दी। समझ गया, उसने धीमे से कहा। अब खेल किसी और के हाथ में है। उसी वक्त सुरेश की गाड़ी शहर के दूसरे हिस्से में रुकी। उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने स्क्रीन देखी, एक मैसेज। उसने खोला, अब से तुम क्वीन के लिए काम करोगे। सुरेश कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर उसने हल्की सी मुस्कान दी। तो आखिरकार, उसने धीरे से कहा। वो आ ही गई। दूर एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर रुद्रानी खड़ी थी। नीचे शहर अब शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई शुरुआत थी। ये तो बस शुरुआत है, उसने खुद से कहा। और उसी पल मुंबई ही नहीं, पूरे खेल की दिशा बदल चुकी थी। रात अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन मुंबई की धड़कन अब बदल चुकी थी। जहां कुछ देर पहले डर था, अब वहां सन्नाटा था। लेकिन ये सन्नाटा शांति का नहीं था, ये किसी बड़े बदलाव का था। सुरेश अब भी उसी जगह खड़ा था, उसके हाथ में फोन और स्क्रीन पर वही मैसेज। अब से तुम क्वीन के लिए काम करोगे। उसने धीरे से फोन लॉक किया। चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, जैसे उसे पहले से अंदाजा हो। तो खेल बदल गया है, उसने खुद से कहा। क्या हुआ? हिना ने पूछा। कुछ नहीं, सुरेश ने शांत स्वर में कहा। बस अब असली कंट्रोल आ गया है। रूपाली उसकी तरफ देख रही थी। उसे महसूस हो गया था कि कुछ बड़ा बदल चुका है। दूसरी तरफ विक्रांत अब अपनी कुर्सी से उठ चुका था। उसके सामने कई स्क्रीन थीं, लेकिन अब वह उन्हें देख नहीं रहा था। उसने फोन उठाया, एक आखिरी कमांड भेजी। सभी यूनिट्स स्टैंड डाउन। कुछ सेकंड, फिर कॉन्फर्मेशंस आने लगे। सब खत्म। समझ गया, उसने धीरे से कहा। अब यह मेरा खेल नहीं रहा। उसी वक्त रुद्रानी एक बड़े कमरे में दाखिल हुई। कमरे में पहले से लोग मौजूद थे, लेकिन जैसे ही वह अंदर आए, माहौल अपने आप बदल गया। कोई शोर नहीं, कोई सवाल नहीं, बस खामोशी। मुंबई अब सुरक्षित है, उसने सीधे कहा। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। सब चुप थे। जो पीछे हैं, उसने धीमे स्वर में कहा, उन्हें बाहर निकालना होगा। उसी समय दरवाजा खुला। सुरेश अंदर आया। इस बार कोई सरप्राइज नहीं था, क्योंकि वह पहले से जानता था
वह यहाँ होगी। रुद्रानी ने उसकी तरफ देखा और सुरेश ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर झुकाया। भाभी। कमरे में खड़े लोगों के लिए ये शब्द अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन दोनों के बीच सब कुछ पहले से तय था। रुद्रानी की आंखों में हल्की सी चमक आए। तुम आ गए, उसने शांत स्वर में कहा। आप बुलाओ, सुरेश ने जवाब दिया। और मैं ना आऊं, ऐसा हो सकता है क्या? कुछ सेकंड दोनों एक दूसरे को देखते रहे और फिर रुद्रानी का ध्यान उसके चेहरे पर टिक गया, जैसे वह कुछ समझ रही हो, कुछ जोड़ रही हो। तो उसने धीरे से कहा, सारी चालें तुम्हारी थीं। कमरे में हल्की सी हलचल हुई। सुरेश ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा मुस्कुराया। भाभी, उसने धीरे से कहा, आपको क्या लगता है? रुद्रानी कुछ सेकंड चुप रही, फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया। अब उसकी आवाज पहले से और शांत थी, लेकिन उसमें यकीन था। मुझे लगता है मैं सही जगह आ गई हूँ। सुरेश की आंखों में हल्की सी चमक आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ठीक है, रुद्रानी ने कहा, अब से हम साथ काम करेंगे। जैसा आप कहें, भाभी। सुरेश ने बिना रुके जवाब दिया। अब कमरे का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं, अब डायरेक्शन क्लियर थी। रुद्रानी ने धीरे से कहा, अब अगला कदम उन तक पहुंचना है जो अब भी छुपे हुए हैं। और उसी पल खेल का नया फेज शुरू हो चुका था। इस बार सिर्फ चालें नहीं चलेंगी, फैसले होंगे। कमरे की हवा अब पहले जैसी नहीं रही थी। अब वहां डर नहीं था, बल्कि एक दिशा थी। रुद्रानी खड़ी थी, सीधी, स्थिर, जैसे सब कुछ उसके नियंत्रण में हो। सुरेश उसके सामने, हल्की सी मुस्कान के साथ, लेकिन उसकी आंखें अब पूरी तरह अलर्ट थीं। तो शुरू करें, भाभी, उसने धीमे से कहा। रुद्रानी ने उसकी तरफ देखा। हम पहले से शुरू कर चुके हैं। उसने टेबल पर रखा डिजिटल मैप ऑन किया। पूरा मुंबई स्क्रीन पर जगमगा उठा, लेकिन इस बार कोई रेड मार्कर्स नहीं थे। सब कुछ शांत था। ये शांति, रुद्रानी ने कहा, अस्थायी है। जो पीछे हैं, उसने धीरे से स्क्रीन पर जूम किया, वो अब स्ट्रैटेजी बदलेंगे। सुरेश ने सिर हल्का सा झुकाया। मतलब अब वो सीधे अटैक नहीं करेंगे। नहीं, रुद्रानी ने जवाब दिया, अब वो हमें तोड़ने की कोशिश करेंगे। रूपाली यह सब चुपचाप सुन रही थी। उसका ध्यान बार बार सुरेश और रुद्रानी के बीच जा रहा था। तो हम क्या करेंगे? हिना ने पूछा। रुद्रानी ने बिना रुके जवाब दिया, हम उन्हें मौका देंगे। कमरे में हल्की सी खामोशी छा गई। मौका? जानवी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। हाँ, रुद्रानी ने कहा, उन्हें लगे कि वो हमें तोड़ सकते हैं, तभी वो सामने आएंगे। सुरेश हल्का सा मुस्कुराया। ट्रैप, उसने धीरे से कहा। रुद्रानी ने उसकी तरफ देखा। तुमने शुरू किया था, अब हम उसे पूरा करेंगे। उसी वक्त सुरेश का फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। उसने स्क्रीन देखी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर हल्की सी गंभीरता आ गई। क्या हुआ? रूपाली ने तुरंत पूछा। सुरेश ने कुछ सेकंड स्क्रीन देखी, फिर फोन लॉक कर दिया। कुछ नहीं, उसने कहा, बस कंफर्मेशन था। रुद्रानी ने उसकी तरफ देखा, जैसे वह समझ गई हो कि बात इतनी सिंपल नहीं है, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। टीम को डिवाइड करेंगे, उसने सीधे कहा, लेकिन सिर्फ ऊपर से। मतलब? हिना ने पूछा। मतलब? रुद्रानी ने स्क्रीन पर 3 पॉइंट्स दिखाए। उन्हें लगे कि हम अलग अलग हैं, लेकिन असल में हम एक ही जगह होंगे। सुरेश ने उसकी बात पूरी की। दोनों की नजरें एक पल के लिए मिली और दोनों ने हल्का सा सिर हिलाया। उसी समय शहर के एक कोने में, एक अंधेरी बिल्डिंग के अंदर, कुछ लोग खड़े थे। उनके सामने एक स्क्रीन जल रही थी। उस पर सुरेश और रुद्रानी की तस्वीरें थीं। तो एक आवाज आए, अब वो साथ काम कर रहे हैं। दूसरी आवाज, तो हमें उन्हें अलग करना होगा। स्क्रीन पर जूम हुआ, सीधा सुरेश के चेहरे पर। पहले इसे कमरे में। रुद्रानी ने अचानक स्क्रीन की तरफ देखा, जैसे उसे कुछ महसूस हुआ हो। वो हमें देख रहे हैं, उसने धीमे से कहा। सुरेश ने हल्का सा मुस्कुराया। और हम यही चाहते थे। अब खेल और साफ हो चुका था। एक तरफ वे लोग जो छुपे हुए थे, दूसरी तरफ रुद्रानी और सुरेश जो उन्हें बाहर निकालने वाले थे। लेकिन इस बार ये सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं थी, ये दिमाग की लड़ाई थी। और इसमें जो पहले गलती करेगा वही हारेगा। कमरे की हवा अब पहले जैसी नहीं रही थी। अब वहां सिर्फ प्लान नहीं बन रहे थे, अब चालें बिछाई जा रही थीं। रुद्रानी स्क्रीन के सामने खड़ी थी। उसकी नजरें स्थिर थीं, लेकिन दिमाग बहुत तेज चल रहा था। वो हमें देख रहे हैं, उसने धीरे से कहा था। सुरेश ने हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया था। और हम यही चाहते थे।
कुछ सेकंड दोनों चुप रहे। फिर रुद्रानी ने हल्का सा सिर घुमाया। सुरेश। उसकी आवाज अब धीमी थी, इतनी धीमी कि बाकी किसी तक न पहुंचे। सुरेश थोड़ा करीब आया। जी भाभी, रुद्रानी ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। सलोनी। सुरेश की आंखों में एक पल के लिए हल्की सी चमक आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस तक पहुंचो। और रुद्रानी ने एक सेकंड रुककर कहा, उससे उसका रास्ता खुद खुलवाओ। सुरेश अब पूरी तरह समझ चुका था। मतलब, उसने धीरे से कहा, मैं उसके जाल में जाऊं? हाँ, रुद्रानी ने बिना हेजिटेशन के कहा, लेकिन अपने हिसाब से। कुछ सेकंड दोनों के बीच खामोशी रही। वो तुम्हें ढूंढ रही होगी, रुद्रानी ने कहा, और तुम उसे मौका दोगे। लेकिन उसने इस बार उसकी तरफ देखकर कहा, तुम खोओगे नहीं। सुरेश हल्का सा मुस्कुराया। भाभी, उसने धीमे से कहा, मैं फंसता नहीं हूँ, फंसाता हूँ। रुद्रानी के चेहरे पर हल्की सी संतुष्टि आई। यही चाहिए। दूसरी तरफ रूपाली खड़ी थी। वह दूर से ये सब देख रही थी, लेकिन सुन नहीं पा रही थी। फिर भी उसे एहसास हो रहा था कि कुछ बदल रहा है। क्या प्लान है? उसने पास आकर पूछा। सुरेश ने उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया। बस, उसने कहा, एक पुरानी कहानी को फिर से शुरू करना है। सलोनी। रूपाली ने सीधे पूछा। सुरेश ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी खामोशी ही जवाब थी। उसी वक्त शहर के दूसरे छोर पर सलोनी एक ऊंची बिल्डिंग की खिड़की के पास खड़ी थी। नीचे शहर शांत था, लेकिन उसकी आंखों में हलचल थी। उसके हाथ में फोन था। स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम, सुरेश। उसने कुछ सेकंड उस नाम को देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराए तो आखिरकार उसने धीरे से कहा, तुम सामने आ ही गए। उसने फोन टेबल पर रखा और धीरे से अपनी बंदूक उठाई, लेकिन इस बार उसकी पकड़ स्टेडी थी, बिना किसी हिचकिचाहट के। इस बार उसने खुद से कहा, मैं गलती नहीं करूंगी। वापस कमरे में सुरेश अब दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। कहाँ जा रहे हो? हिना ने पूछा। एक पुराने हिसाब को पूरा करने, उसने बिना पीछे देखे कहा। रुद्रानी उसे जाते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ भरोसा, क्योंकि उसे पता था ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं होगी, यह एक जाल होगा। और इस बार दोनों तरफ से रात और गहरी हो चुकी थी। शहर शांत था, लेकिन ये शांति सतही थी। नीचे सब कुछ सामान्य लग रहा था। ऊपर खेल अपने सबसे खतरनाक मोड पर पहुंच चुका था। सुरेश अकेला चल रहा था। सड़क खाली, लाइट्स धुंधली और हवा ठंडी। उसके कदम स्टेडी थे, जैसे उसे पता हो कि उसे कहाँ जाना है। उसने फोन निकाला। स्क्रीन पर वही नाम, सलोनी। कुछ सेकंड वह स्क्रीन को देखता रहा, फिर उसने कॉल कर दिया। फोन बजा, एक बार, दो बार, तीसरी रिंग पर कॉल उठी तो दूसरी तरफ से आवाज आई, तुमने खुद कॉल किया है। सुरेश हल्का सा मुस्कुराया। कभी कभी, उसने शांत स्वर में कहा, शिकार खुद शिकारी के पास आता है। कुछ सेकंड खामोशी, फिर सलोनी की हल्की सी हंसी। या फिर उसने कहा, शिकारी खुद जाल में फंसने आता है। सुरेश ने आसपास नजर डाली। तो बताओ, उसने धीरे से कहा, कहाँ आना है? कुछ सेकंड, फिर एक लोकेशन भेजी गई। फोन स्क्रीन पर चमकी। सुरेश ने लोकेशन देखी और बिना कुछ कहे कॉल काट दी। दूसरी तरफ सलोनी खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी आंखें दूर कहीं टिकी थीं, जैसे वह पहले से सब देख रही हो। आ जाओ, उसने धीमे से कहा, इस बार भागना मत, वापस। सुरेश ने गाड़ी स्टार्ट की। इंजन की आवाज खामोशी को चीरते हुए गूंजी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई टेंशन नहीं था, सिर्फ एक फोकस। दूर एक पुरानी फैक्ट्री, टूटी हुई दीवारें, जंग लगे गेट और अंदर गहरा अंधेरा। गाड़ी धीरे धीरे अंदर दाखिल हुई। सुरेश बाहर उतरा। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं, लेकिन उसे पता था वह अकेला नहीं है। आ गया मैं, उसने बिना आवाज ऊंची किए कहा। कुछ सेकंड खामोशी, फिर अंधेरे से एक आवाज आई, मुझे पता था। सुरेश ने उस दिशा में देखा और फिर वह सामने आए। सलोनी धीरे धीरे चलते हुए, बिना किसी डर के। उसकी आंखें सीधी सुरेश पर थीं। तुम बदल गए हो, उसने कहा। सुरेश हल्का सा मुस्कुराया। तुम भी। दोनों के बीच दूरी थी, लेकिन टेंशन बहुत करीब। तो सलोनी ने कहा, इस बार क्या करने आए हो? सुरेश ने एक कदम आगे बढ़ाया। तुम्हें सुनने, या उसने हल्का सा रुककर कहा, तुमसे सुनने। सलोनी ने उसकी तरफ ध्यान से देखा, जैसे वह समझने की कोशिश कर रही हो कि यह सच है या एक चाल। तुम्हें जवाब चाहिए,
उसने धीरे से कहा, तो कीमत देनी पड़ेगी। सुरेश रुका नहीं। कीमत, उसने दोहराया, या रास्ता। कुछ सेकंड दोनों चुप रहे। फिर सलोनी ने हल्का सा हाथ उठाया। अचानक चारों तरफ हलचल हुई, छायाएं हिली और कुछ लोग अंधेरे से बाहर आए। सुरेश ने एक नज़र उन सब पर डाली, लेकिन उसका चेहरा नहीं बदला। तो ये जाल है, उसने शांत स्वर में कहा। सलोनी मुस्कुराए, तुम्हें तो पहले से पता था। सुरेश ने सिर हल्का सा झुकाया। हाँ, और फिर भी आया। अब दोनों आमने सामने थे। खेल शुरू हो चुका था, लेकिन इस बार दोनों को पता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। फैक्ट्री के अंदर हवा अचानक भारी हो गई। चारों तरफ खड़े लोग धीरे धीरे घेरा कस रहे थे। सुरेश बीच में, शांत, सलोनी सामने, उसकी आंखों में ठंडा इरादा। अब भागोगे नहीं, उसने धीरे से कहा। सुरेश हल्का सा मुस्कुराया। भागना होता तो आता ही क्यों। अचानक एक इशारा और चारों तरफ खड़े लोग आगे बने लगे। लेकिन उसी पल फैक्ट्री के ऊपर लगे टूटे शीशों से तेज रोशनी अंदर आए। सबकी नजरें एक साथ ऊपर उठी और फिर एक आवाज गूंजी। बस आवाज शांत थी, लेकिन उसमें आदेश था। सुरेश ने ऊपर देखा और उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। भाभी। ऊपर लोहे की बीम पर रुद्रानी खड़ी थी। हवा उसके बालों को हिला रही थी और उसकी आंखें सीधी नीचे। अगले ही पल वह नीचे कूदी। जमीन पर उतरते ही उसकी चाल नहीं डगमगाए, जैसे हर चीज पहले से तय हो। बहुत भीड़ कर ली तुम लोगों ने, उसने चारों तरफ देखते हुए कहा। सलोनी की नजरें उस पर टिक गईं। तो आखिरकार, उसने धीरे से कहा, क्वीन। रुद्रानी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक कदम आगे बढ़ी और अगले ही सेकंड सब कुछ बदल गया। उसके इशारे के साथ अंधेरे से और लोग निकल आए, लेकिन ये लोग अलग थे। उनकी चाल, उनकी सटीकता, सब कुछ अलग। और फिर एक एक करके घेरा उल्टा होने लगा। जो लोग सुरेश को घेर रहे थे, अब खुद घिर चुके थे। ये एक आदमी घबराया। ये क्या, उसकी बात पूरी भी नहीं हुई और वह जमीन पर गिर चुका था। चारों तरफ तेज हरकतें, छोटे छोटे वार, और कुछ ही सेकंड में सारे लोग गिर चुके थे। खामोशी, सिर्फ 3 लोग खड़े थे, सुरेश, रुद्रानी और सलोनी। सलोनी की सांसें तेज थीं, लेकिन उसकी आंखें अब भी स्टेडी थीं। तो ये था तुम्हारा प्लान, उसने कहा। रुद्रानी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। प्लान नहीं, उसने शांत स्वर में कहा। सफाई थी। सलोनी ने तुरंत अपनी बंदूक उठाई, लेकिन उससे पहले रुद्रानी उसके सामने थी, इतनी तेज कि उसे समझने का मौका भी नहीं मिला। उसका हाथ मोड़ा, बंदूक गिर गई और अगले ही पल सलोनी जमीन पर थी। रुद्रानी ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया, लेकिन इस बार वह भाग नहीं सकती थी। खेल खत्म, रुद्रानी ने धीरे से कहा। सलोनी ने उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराए। तुम्हें लगता है, उसने धीमे स्वर में कहा, इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा। रुद्रानी की पकड़ और कस गई। नहीं, उसने जवाब दिया, अब शुरू होगा। सुरेश पास आकर खड़ा हो गया। उसने सलोनी की तरफ देखा, फिर रुद्रानी की तरफ। भाभी, उसने हल्के से कहा, अब क्या करना है। रुद्रानी कुछ सेकंड चुप रही, फिर उसने सलोनी को अपनी तरफ खींचा और कहा, अब ये हमें रास्ता दिखाएगी। सलोनी की आंखों में पहली बार हल्की सी बेचैनी आई, क्योंकि अब वह शिकारी नहीं थी, वह शिकार बन चुकी थी। फैक्ट्री के अंदर सब कुछ खत्म हो चुका था। जमीन पर पड़े लोग खामोश, हवा भारी, और बीच में सलोनी। अब वह पूरी तरह काबू में थी। रुद्रानी की पकड़ मजबूत थी, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ सलोनी पर नहीं थीं। वह सुरेश को भी देख रही थी। सुरेश वहीं खड़ा था, चुप। पहली बार उसकी आंखों में वही ठहराव नहीं था, कुछ और था, कुछ पुराना। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, सलोनी के सामने आकर रुका। दोनों की नजरें मिली। कुछ सेकंड कोई कुछ नहीं बोला। फिर सलोनी हल्का सा मुस्कुराए, तो उसने धीमे से कहा, आखिर पकड़ ही लिया। सुरेश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें उसके चेहरे पर टिक गईं, जैसे वह कुछ ढूंढ रहा हो। वही पुरानी सलोनी। तुम बदल गए हो, सलोनी ने कहा। इस बार सुरेश की आंखों में हल्की सी हलचल हुई। तुम भी, उसने धीरे से कहा। खामोशी, लेकिन ये खामोशी खाली नहीं थी, इसमें यादें थीं। याद है, सलोनी ने धीमे स्वर में कहा, तुम कहते थे मैं कभी हार नहीं सकती। सुरेश की नजरें एक पल के लिए झुकीं, फिर वह वापस उसकी आंखों में देखने लगा। और तुम कहती थी, उसने धीरे से कहा, कि मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। दोनों चुप। कुछ सेकंड
जो बहुत लंबे लग रहे थे। फिर सुरेश ने एक कदम पीछे लिया। उसकी आंखों में अब वो सॉफ्टनेस नहीं थी, फिर से वही ठंडापन। भाभी, उसने बिना उसकी तरफ देखे कहा, इसे ले जाए। रुद्रानी ने उसे देखा। वह समझ चुकी थी, ये सिर्फ एक दुश्मन नहीं थी, कुछ और भी था। उसने हल्का सा सिर हिलाया। रूपाली, उसने कहा। जानवी, हिना, तीनों तुरंत आगे आईं। इसे ले जाओ। सलोनी ने एक बार फिर सुरेश की तरफ देखा। तुम नहीं आओगे? उसने धीमे से पूछा। सुरेश रुका, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नहीं, उसने शांत स्वर में कहा। अब यह मेरा काम नहीं है। कुछ सेकंड, फिर वह धीरे धीरे चलने लगा। हर कदम जैसे वह कुछ पीछे छोड़ रहा हो। पीछे रुद्रानी खड़ी थी, सलोनी उसके काबू में, और तीनों लड़कियां उसे लेकर बाहर जा रही थीं। कहाँ? जानवी ने पूछा। रुद्रानी ने सीधा जवाब दिया, जहां सच छुपा नहीं रह सकता। कुछ देर बाद एक अंधेरी जगह, कमरा बंद, दीवारें खाली, और बीच में एक कुर्सी। सलोनी को उस कुर्सी पर बांधा गया। रूपाली सामने खड़ी थी, जानवी उसके बगल में, और हिना दरवाजे के पास। रुद्रानी धीरे धीरे आगे बढ़ी, उसकी नजरें सीधी सलोनी पर। अब उसने शांत स्वर में कहा, बात करेंगे। सलोनी ने हल्का सा सिर उठाया। उसकी आंखों में अब भी वही जिद थी। तुम सोचती हो? उसने धीमे से कहा। मैं बोल दूंगी। रुद्रानी उसके सामने आकर रुकी। नहीं, उसने कहा, मुझे पता है तुम बोलना नहीं चाहोगी। कुछ सेकंड खामोशी, फिर रुद्रानी थोड़ा झुकी और बहुत धीरे से कहा, लेकिन तुम बोलोगी। कमरे में हवा और भारी हो गई, क्योंकि अब ये खेल नहीं था, ये सच निकालने की शुरुआत थी। कमरा बंद था, दीवारें ठंडी, हवा भारी, और बीच में सलोनी। उसके हाथ बंधे हुए थे, चेहरा अब भी सख्त, लेकिन आंखों के अंदर थोड़ी थकान उतरने लगी थी। रूपाली सामने खड़ी थी, जानवी उसके दाईं तरफ, हिना दरवाजे के पास, और रुद्रानी सीधे उसके सामने। कहाँ है? रूपाली की आवाज तेज थी। सलोनी चुप। हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जानवी ने कहा। सीधे बताओ कहाँ है वो? कोई जवाब नहीं। रुद्रानी ने एक कदम आगे बढ़ाया। तुम जानती हो, उसने शांत स्वर में कहा। हम यहाँ क्यों हैं? सलोनी ने उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराए। और तुम जानती हो, उसने धीमे से कहा। मैं नहीं बताऊंगी। कुछ सेकंड, फिर कमरे का माहौल बदल गया। अब सवाल नहीं, दबाव बने लगा। बार बार एक ही सवाल, कहाँ है? कौन है साथ में? कहाँ छुपा है? समय बीतता गया। सलोनी की सांसें तेज होने लगीं, लेकिन उसकी जिद अब भी टूटी नहीं थी। रूपाली ने गुस्से में मुट्ठी भींच ली। क्यों कर रही हो ये सब? उसने कहा। तुम जानती हो ये कहाँ खत्म होगा? सलोनी ने उसकी तरफ देखा। तुम नहीं समझोगी। रुद्रानी अब तक चुप थी, वह बस देख रही थी, हर रिएक्शन, हर हेजिटेशन। फिर उसने धीरे से कहा, आखिरी बार पूछ रही हूँ, कहाँ है वो? खामोशी। कुछ सेकंड जो बहुत भारी थे। सलोनी ने आंखें बंद कर लीं और सिर झुका लिया। मैं नहीं बताऊंगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। रूपाली ने गुस्से में नजरें फेर लीं। जानवी ने लंबी सांस ली। हिना चुप थी, और तभी दरवाजा खुला। हल्की सी आवाज, सबकी नजर एक साथ उधर गई। सुरेश। वह धीरे धीरे अंदर आया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था। वह सीधा सलोनी के सामने आकर रुका। कुछ सेकंड दोनों एक दूसरे को देखते रहे, कोई शब्द नहीं। फिर सुरेश ने बहुत धीमे स्वर में कहा, छोड़ दो। कमरे में खामोशी। ये रास्ता, उसने आगे कहा, तुम्हारे लिए नहीं है। सलोनी की आंखों में हल्की सी हरकत हुई, जैसे कुछ अंदर टूट रहा हो। तुम जानती हो, सुरेश ने कहा, अंत क्या होगा? कुछ सेकंड, फिर सलोनी ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में अब वही जिद नहीं थी, कुछ और था, थकान और छोड़ देना। अगर मैं बता दूं, उसने धीमे से कहा, तो खत्म हो जाएगा। सुरेश ने सीधे उसकी आंखों में देखा। तुम्हारे लिए, उसने कहा। हाँ। खामोशी। फिर सलोनी ने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली, और धीरे से बोली, मुंबई के बाहर, पुराना इंडस्ट्रियल जोन, सी लाइन रोड के पास। कमरे में सबकी नजरें उस पर टिक गईं। वही है, उसने कहा। डेविल। एक सेकंड रुकी, फिर जोड़ा, और विक्रांत भी। रूपाली की आंखें फैल गईं। जानवी ने तुरंत स्क्रीन की तरफ देखा। हिना ने दरवाजा बंद कर दिया। रुद्रानी बिल्कुल शांत थी। उसने सिर्फ एक बात कही, लोकेशन लॉक करो। सुरेश अब भी वहीं खड़ा था। उसने सलोनी की तरफ देखा। धन्यवाद, उसने धीरे से कहा।
सलोनी ने उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराए। अब उसने कहा, देखते हैं कौन जीतता है। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार ये सन्नाटा तूफान से पहले का था। मुंबई के बाहर का इलाका, पुराना इंडस्ट्रियल जोन, रात के अंधेरे में बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन उस शांति के भीतर तूफान छुपा हुआ था। टूटी हुई फैक्ट्रियां, जंग लगे गेट और खाली पड़े रास्ते इस बात के गवाह थे कि यहाँ लंबे समय से कोई आम इंसान नहीं आया था। रुद्रानी अपनी टीम के साथ एक दूरी पर खड़ी थी। उसके साथ रूपाली, जानवी और हिना थी, और थोड़ी दूरी पर सुरेश भी मौजूद था, लेकिन इस बार वह सिर्फ देखने वाला था। यही जगह है, रूपाली ने धीरे से कहा, स्क्रीन पर लोकेशन देखते हुए। रुद्रानी ने बिना कुछ बोले सामने की फैक्ट्री को देखा। उसकी आंखों में वही ठंडा विश्वास था जो हर बार फैसले से पहले आता था। अंदर कितने लोग हैं? जानवी ने पूछा। जितने भी हैं, बाहर नहीं निकल पाएंगे, रुद्रानी ने शांत स्वर में जवाब दिया। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने हल्का सा इशारा किया और ऑपरेशन शुरू हो गया। उसी समय फैक्ट्री के अंदर एक बड़े कमरे में कई स्क्रीन चल रही थी। हथियार, लोग और नक्शे, सब कुछ व्यवस्थित था। बीच में खड़ा एक आदमी सब कुछ देख रहा था, वह था डेविल। उसकी आंखों में वही ठंडी क्रूरता थी जो हर चीज को सिर्फ एक खेल मानती थी। पास ही एक और आदमी खड़ा था, विक्रांत, लेकिन यह उसका असली नाम था। दुनिया उसे एक और नाम से जानती थी, जोकर। जोकर, जो हमेशा मुस्कुराते हुए खेल खेलता था, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान गायब थी। अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने स्क्रीन देखी, सिर्फ एक मैसेज था, वहां से निकल जाओ, बस इतना ही। कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, लेकिन उस एक लाइन ने उसकी आंखों में हल्की सी गंभीरता ला दी। क्या हुआ? डेविल ने पूछा। जोकर ने कुछ सेकंड स्क्रीन को देखा, फिर फोन बंद कर दिया। कुछ नहीं, बस खेल शुरू होने वाला है, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अगले ही पल बाहर धमाका हुआ। गेट टूटकर गिर गया और उसी के साथ रुद्रानी अंदर दाखिल हो चुकी थी। उसके पीछे उसकी टीम थी और कुछ ही सेकंड में गोलियों की आवाज पूरे इलाके में गूंजने लगी। यह कोई साधारण हमला नहीं था, ये सीधा युद्ध था। चारों तरफ गोलियां चल रही थीं, लोग गिर रहे थे और हर तरफ अफरा तफरी मच चुकी थी। रुद्रानी बिना रुके आगे बढ़ रही थी। उसके हर कदम के साथ कोई न कोई गिर रहा था। रूपाली, जानवी और हिना उसके साथ पूरी सटीकता के साथ लड़ रही थीं। रुकना मत, रुद्रानी ने आदेश दिया। अंदर से भी जवाबी हमला शुरू हो चुका था। डेविल ने खुद हथियार उठाया और सामने आ गया। उसकी आंखें अब चमक रही थीं, जैसे उसे इसी पल का इंतजार था। तो क्वीन खुद आई है, उसने हल्की हंसी के साथ कहा। रुद्रानी उसकी तरफ बढ़ी। आज खेल खत्म होगा, उसने सीधा जवाब दिया। और फिर दोनों तरफ से हमला और तेज हो गया। यह अब सिर्फ लड़ाई नहीं थी, ये टकराव था दो ताकतों का। इस बीच जोकर एक कोने में खड़ा सब देख रहा था। उसकी नजरें सिर्फ एक चीज पर थी, रुद्रानी। फिर उसने धीरे से पीछे कदम बढ़ाया। मैसेज उसके दिमाग में अब भी घूम रहा था, वहां से निकल जाओ। इस बार उसने बिना किसी को बताए चुपचाप पीछे हटना शुरू किया, क्योंकि वह जानता था ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, ये किसी और की चाल है। लड़ाई अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। डेविल और रुद्रानी आमने सामने थे। दोनों के बीच कुछ सेकंड का सन्नाटा, फिर अचानक हमला। वार पर वार, चाल पर चाल, दोनों एक दूसरे को परख रहे थे। लेकिन इसी बीच डेविल ने एक स्मोक ग्रेनेड फेंका। चारों तरफ धुआं फैल गया। रुको, रूपाली ने चिल्लाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जब धुआं हटा, डेविल वहां नहीं था, वो भाग गया। जानवी ने कहा। रुद्रानी कुछ सेकंड तक उसी जगह देखती रही जहां वह खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बस एक ठंडी समझ थी। भागा नहीं, उसने धीरे से कहा, बचकर निकला है। उसी वक्त सुरेश अंदर आया। उसने चारों तरफ देखा, गिरी हुई लाशें, टूटा हुआ हॉल और बीच में खड़ी रुद्रानी। खत्म? उसने पूछा। रुद्रानी ने उसकी तरफ देखा। नहीं, अभी शुरू हुआ है। दूर अंधेरे में दो परछाइयां उस जगह से दूर जा रही थीं। एक डेविल और दूसरी जोकर। दोनों बच निकले थे, लेकिन अब उनका शिकार शुरू हो चुका था। मुंबई के बाहर का इंडस्ट्रियल जोन अब धीरे धीरे शांत हो रहा था। कुछ देर पहले तक जहां गोलियों और धमाकों की आवाज गूंज रही थी, अब वहां सिर्फ टूटी दीवारें, बिखरा मलबा और खामोशी बची थी। रुद्रानी वहीं खड़ी थी, उसकी नजरें उस जगह पर टिकी थीं जहां कुछ देर पहले डेविल खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ठंडी समझ थी, ये लड़ाई खत्म नहीं हुई, बस आगे बढ़ गई है। रूपाली ने चारों तरफ देखते हुए कहा, टीम क्लियर है। लेकिन वो दोनों नहीं मिले।
जानवी ने स्क्रीन चेक करते हुए धीमे स्वर में कहा, उनकी कोई मूवमेंट ट्रेस नहीं हो रही, जैसे अचानक गायब हो गए हों। हिना ने गहरी सांस ली, मतलब वो पहले से तैयार थे। रुद्रानी ने धीरे से सिर हिलाया, हाँ, और इस बार वो भागे नहीं हैं, प्लान करके निकले हैं। पास ही सुरेश खड़ा था, शांत लेकिन सब कुछ देख रहा था। उसकी नजरें उस रास्ते पर थीं जहां से डेविल गायब हुआ था। जिंदा हैं दोनों, उसने धीरे से कहा। रुद्रानी ने उसकी तरफ देखा, तुम्हें कैसे पता? सुरेश ने हल्का सा जवाब दिया, क्योंकि अगर वो मरते तो इतना सन्नाटा नहीं होता। कुछ सेकंड के लिए सब चुप हो गए। दूसरी तरफ मुंबई से दूर एक सुनसान एयरस्ट्रिप। रात के अंधेरे में एक छोटा प्राइवेट जेट खड़ा था। उसके पास दो लोग तेजी से बढ़ रहे थे, एक डेविल, दूसरा जोकर। डेविल के कंधे पर हल्का खून बह रहा था। चोट गहरी नहीं थी, लेकिन इतनी जरूर थी कि उसकी चाल थोड़ी भारी लग रही थी। तुम्हें चोट लगी है? जोकर ने चलते हुए कहा। डेविल हल्का सा हंसा, इतनी नहीं कि खेल रुक जाए। दोनों जेट के पास पहुंचे। जोकर ने एक बार पीछे मुड़कर देखा, मुंबई की दिशा में। उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी। इस बार उन्होंने अच्छा खेला, उसने कहा। डेविल ने बिना पीछे देखे जवाब दिया, अगली बार हम खेलेंगे। दोनों जेट के अंदर चले गए। कुछ ही मिनटों बाद जेट ने उड़ान भरी और अंधेरे आसमान में गायब हो गया। कुछ घंटों बाद अफ्रीका, रेगिस्तान के बीच एक गुप्त ठिकाना। चारों तरफ सन्नाटा, लेकिन अंदर गतिविधि शुरू हो चुकी थी। डेविल एक कुर्सी पर बैठा था, उसका जख्म साफ किया जा रहा था। जोकर पास ही खड़ा था, हाथ में वही फोन। उसने फिर से उस मैसेज को देखा, वहां से निकल जाओ। वह हल्का सा मुस्कुराया, किसी ने हमें बचाया, उसने धीमे से कहा। डेविल ने उसकी तरफ देखा, या फिर किसी ने हमें इस्तेमाल किया। जोकर ने फोन बंद किया, जो भी था अब वो खेल का हिस्सा है। डेविल की आंखों में चमक आई, और अब खेल यहां से शुरू होगा। मुंबई, रघुवंशी मैंशन। सुबह की हल्की रोशनी पूरे घर में फैल चुकी थी। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अंदर सब कुछ बदल चुका था। रुद्रानी वापस आ चुकी थी। वह हॉल के बीच खड़ी थी, और इस बार उसके चेहरे पर सिर्फ एक बात साफ दिख रही थी, अब वह सिर्फ क्वीन नहीं थी, अब वह कंट्रोल में थी। सुरेश भी वहीं मौजूद था, शांत जैसे हमेशा रहता है, लेकिन उसकी नजरें अब और गहरी हो चुकी थीं। घर के बाकी लोग भी धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे। माहौल बदल चुका था, अब खेल सिर्फ बाहर नहीं, इस घर के अंदर भी शुरू होने वाला था। रुद्रानी ने धीमे से कहा, अब असली कहानी शुरू होगी। और उसी के साथ एक नया अध्याय शुरू होने के लिए तैयार था। रघुवंशी मैंशन में सुबह की शुरुआत हमेशा की तरह हल्की चहल पहल के साथ हुई थी। किचन से आती पराठों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। हॉल में शिव रघुवंशी अपनी कुर्सी पर आराम से बैठे अखबार पढ़ रहे थे, और उनके चेहरे पर वही सुकून था जो सालों के अनुभव के बाद आता है। रुद्र रघुवंशी हॉल में इधर उधर टहल रहे थे, जैसे किसी बात से पहले से ही परेशान हो। घर में शांति नाम की भी कोई चीज होती है या नहीं? उन्होंने हल्की झुंझलाहट में कहा। शिव रघुवंशी ने अखबार से नजर हटाए बिना जवाब दिया, शांति चाहिए थी तो जंगल चला जाता। यहाँ परिवार है, आवाज तो होगी ही। पास ही सोफे पर बैठे सोनू सिंह मुस्कुराए बिना नहीं रह पाया। फूफा जी, दादाजी सही कह रहे हैं, उसने हंसते हुए कहा। रुद्र तुरंत उसकी तरफ मुड़े, तुम बहुत बोलने लगे हो आजकल। सोनू ने हाथ जोड़ लिए, मैं तो बस माहौल हल्का कर रहा हूँ, वरना आप तो सुबह सुबह ही कोर्ट लगा देते हो। शिव रघुवंशी हंस पड़े। उसी वक्त सीढ़ियों से तेज कदमों की आवाज आई। सबकी नजर ऊपर गई। प्रिंस भागते हुए नीचे उतर रहा था, बाल बिखरे हुए, चेहरे पर वही मासूमियत और आंखों में शरारत। माँ, उसने नीचे आते ही आवाज लगाई। किचन से तुरंत शीतल रघुवंशी बाहर आई। क्या हुआ बेटा? उन्होंने आते ही पूछा। प्रिंस ने बच्चे की तरह मुंह बनाकर कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। शीतल का चेहरा तुरंत नर्म हो गया। अरे मेरा बच्चा, बैठो, मैं अभी पराठे लेकर आती हूँ, उन्होंने प्यार से कहा और जल्दी से वापस किचन की तरफ चली गई। प्रिंस सीधे सोफे पर जाकर बैठ गया, जैसे कोई छोटा बच्चा माँ का इंतजार करता है। सोनू उसके पास आकर बैठ गया और धीरे से बोला, जीजा जी, आपकी तो यहाँ फुल सर्विस चल रही है। प्रिंस ने उसे हल्का सा धक्का दिया, चुप रह, वरना तेरे सामने ही सब खा जाऊंगा। अरे नहीं, मैं तो आपके साथ ही खाऊंगा, सोनू हंसते हुए बोला। तभी रुद्रानी सीढ़ियों से नीचे उतरी। वह हमेशा की तरह शांत थी। उसके चेहरे पर कोई एक्स्ट्रा भाव नहीं, बस सीधी सधी हुई चाल। उसने नीचे आते ही सबको देखा और फिर उसकी नज़र सीधे प्रिंस पर जाकर रुकी।
प्रिंस ने उसे देखते ही मुस्कुराकर हाथ हिलाया, गुड मॉर्निंग। रुद्रानी उसके पास आए और हल्के स्वर में बोली, सुबह सुबह इतना शोर क्यों कर रहे हो? प्रिंस ने मासूमियत से जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस भूखा हूँ। सोनू तुरंत बीच में बोला, दीदी ये सुबह से खाना मांग रहा है, जैसे कल से कुछ खाया ही नहीं। रुद्रानी ने प्रिंस को देखा, तुम खुद से नहीं ले सकते क्या? प्रिंस ने तुरंत कहा, ले सकता हूँ, लेकिन फिर माँ नाराज हो जाएंगी कि मैंने उन्हें बुलाया क्यों नहीं। रुद्रानी कुछ सेकंड चुप रही, फिर हल्का सा सिर घुमा लिया जैसे उसे जवाब समझ आ गया हो। उसी वक्त शीतल पराठों की प्लेट लेकर आई। लो बेटा, उन्होंने प्यार से कहा, गरम गरम है। प्रिंस ने बिना इंतजार किए खाना शुरू कर दिया। वाह माँ, आप सबसे बेस्ट हो। शीतल के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। और चाहिए तो बताना, उन्होंने प्यार से कहा। रुद्र यह सब देख रहे थे। बस अब यही बाकी रह गया था, उन्होंने धीमे से कहा। शिव रघुवंशी हंसते हुए बोले, मान ले, तेरा दामाद तुझसे ज्यादा सेट है घर में। सोनू तुरंत बोला, बिल्कुल दादाजी, जीजा जी का तो यहाँ पूरा राज है। रुद्र ने उसे घूरा, तुम चुप नहीं रह सकते क्या? नहीं, सोनू ने मुस्कुराते हुए कहा। हॉल में हल्की हंसी गूंज गई। रुद्रानी अब भी वहीं खड़ी थी। प्रिंस ने एक कौर उठाया और उसकी तरफ बाया, खाओ। रुद्रानी ने उसे देखा, मैं खुद खा सकती हूँ। प्रिंस ने तुरंत कहा, पता है, लेकिन मैं खिलाना चाहता हूँ। सोनू पीछे से बोला, दीदी मान जाओ, वरना ये यही ड्रामा करेगा। रुद्रानी ने एक पल के लिए सबको देखा, फिर धीरे से वह कौर ले लिया। शिव रघुवंशी मुस्कुराए, शीतल संतोष से देखने लगी। सोनू ने धीरे से कहा, वाह जीजा जी। प्रिंस ने उसे घूरा, तू बहुत बोलेगा आज। अब तो और बोलूंगा। सोनू हंस पड़ा। घर में फिर से हंसी गूंज उठी। सब लोग अपने अपने तरीके से बातें कर रहे थे, हल्की नोकझोंक, हंसी और अपनापन। रुद्रानी चुपचाप बैठ गई और प्रिंस उसके पास ही खाना खाता रहा। दोनों के बीच ज्यादा शब्द नहीं थे, लेकिन जो था वह साफ महसूस हो रहा था। रघुवंशी मेंशन में उस सुबह बस परिवार था, अपने लोग थे और उनके बीच चलती छोटी छोटी बातें। रघुवंशी मेंशन में नाश्ते का माहौल अब थोड़ा शांत हो चुका था। सब अपने अपने काम में लगने लगे थे, लेकिन हॉल में अभी भी रुद्रानी और प्रिंस बैठे हुए थे। प्रिंस प्लेट में आखिरी कौर खत्म कर रहा था और शीतल पास ही खड़ी उसे देख रही थी, जैसे उसे खाते हुए देखना ही उनके लिए सबसे बड़ा सुकून हो। और चाहिए? उन्होंने तुरंत पूछा। प्रिंस ने सिर हिलाया, नहीं माँ, अब और खाया तो चल नहीं पाऊंगा। सोनू पीछे से बोला, चलना कहाँ है आपको, यहीं बैठकर सर्विस लेते रहो। प्रिंस ने उसे देखा, तू चुप रहेगा या तेरी प्लेट भी खाली कर दूं? जीजा जी, ये अन्याय है, सोनू हंसते हुए बोला। हल्की हंसी के बीच प्रिंस की नजर रुद्रानी पर गई। वह अब उठने ही वाली थी। रुको, प्रिंस ने अचानक कहा। रुद्रानी ने उसकी तरफ देखा, क्या है? प्रिंस थोड़ा सीधा बैठ गया, जैसे कुछ सीरियस बोलने वाला हो, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी वही हल्की शरारत थी। एक बात पूछनी थी, उसने कहा। पूछो, रुद्रानी ने शांत स्वर में जवाब दिया। प्रिंस ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर बोला, अब तो मेरा एग्जाम भी खत्म हो गया। सोनू धीरे से बोला, हाँ, बड़ी मेहनत की है इन्होंने। प्रिंस ने उसे घूरा, फिर वापस रुद्रानी की तरफ देखा। और मुंबई में जो प्रॉब्लम्स थीं, वो भी खत्म हो गईं। रुद्रानी चुपचाप सुन रही थी। तो प्रिंस ने थोड़ा झुककर कहा, क्या मैं अब तुम्हारे साथ ऑफिस चल सकता हूँ? एक पल के लिए हॉल में हल्की सी खामोशी छा गई। सोनू ने तुरंत गर्दन आगे बढ़ाई, ओहो, अब जीजा जी ऑफिस भी ज्वाइन करेंगे। प्रिंस ने बिना देखे कहा, तू बीच में बोलेगा तो यहीं बैठा दूंगा। फिर उसने दोबारा रुद्रानी की तरफ देखा, मैं तुम्हारा असिस्टेंट बन सकता हूँ। रुद्रानी ने उसे कुछ सेकंड तक देखा। उसके चेहरे पर कोई बड़ा रिएक्शन नहीं था, लेकिन वह उसे ध्यान से समझ रही थी। तुम? उसने सीधा पूछा। हाँ, प्रिंस ने तुरंत जवाब दिया, मैं काम भी करूंगा, सिर्फ खाने के लिए नहीं आऊंगा। शीतल तुरंत बोली, अरे क्यों नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा, अच्छा है, कुछ सीखेगा भी। रुद्र ने हल्का सा भौहें चाई, ऑफिस कोई खेलने की जगह नहीं है। सोनू तुरंत बोला, फूफा जी, ये तो सीरियस आदमी है। देख नहीं रहे? तुम चुप रहो, रुद्र ने कहा। शिव रघुवंशी ने मुस्कुराते हुए कहा, जाने दे, सीख जाएगा, हर चीज घर बैठकर नहीं आती। रुद्रानी अब भी प्रिंस को देख रही थी। तुम्हें पता भी है ऑफिस में क्या करना होता है? उसने पूछा। प्रिंस ने बिना सोचे जवाब दिया, नहीं, लेकिन सीख लूंगा। सोनू हंस पड़ा, ईमानदारी तो देखो। रुद्रानी ने हल्का सा सिर झुकाया, जैसे सोच रही हो। फिर उसने सीधा कहा, ठीक है,
सबकी नजर उसकी तरफ गई, लेकिन उसने आगे कहा, जो बोलूंगी वो करना होगा, मजाक नहीं चलेगा। प्रिंस के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। डील, उसने कहा। सोनू ने ताली बजाई, वाह जीजा जी, प्रमोशन हो गया आपका। प्रिंस ने उसकी तरफ देखकर कहा, अब तू ऑफिस मत आ जाना वरना तुझे बाहर बैठा दूंगा। मैं तो अंदर ही बैठूंगा, सोनू ने तुरंत जवाब दिया। शीतल खुश नजर आ रही थी। अच्छा है, साथ रहोगे दोनों, उन्होंने कहा। रुद्र ने हल्की सांस ली, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ नहीं कहा। रुद्रानी उठ खड़ी हुई। तैयार रहना, उसने प्रिंस से कहा, लेट हुए तो यहीं छोड़ दूंगी। प्रिंस भी तुरंत खड़ा हो गया, मैं पहले से तैयार रहूंगा। रुद्रानी बिना कुछ और कहे आगे बढ़ गई। प्रिंस उसे जाते हुए देखता रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। पीछे से सोनू ने धीरे से कहा, जीजा जी अब तो कहानी और मजेदार होने वाली है। प्रिंस ने उसकी तरफ देखा, बस तू दूर रहना। हॉल में फिर से हल्की हंसी गूंज गई, और इस बार कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। क्या होगा आगे, जानने के लिए सुने अगला एपिसोड केवल माय नोबल वर्ल्ड एफएम स्टोरी पर।